हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू दिवाइन चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म दिवाइन पर। और बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी के मॉडल पेपर को लेकर के। बिल्कुल बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है वो साथियों कई बार और कई एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, और आपका जो क्वेश्चन है वो इन प्रश्नों से यानी कि पूछे गए प्रश्नों से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी क्लास को देख रहा है, बिल्कुल शुरुआत से लेकर के लास्ट तक देख रहा है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला जो क्वेश्चन है वो कहना कि कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था। साथियों, पहला क्वेश्चन है अपना कि कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी जो है वो कौन था। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए, मंडन, नापा, गोविंद या फिर पुंजा। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा कि कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था। ठीक है, सबसे पहले देखिए, ये जो अपना कुंभलगढ़ दुर्ग है ये है कहां पर, तो ये है राजसमंद जिले के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना जो है वो उसमें पूछा था जेल प्रेरी के अंदर। ठीक है, सीधा आया था कि कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वो राजस्थान के किस जिले के अंदर, तो ये अपने कहां पर है, राजसमंद जिले के अंदर है। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है वो सही होगा। बिल्कुल जिन विद्यार्थियों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर साथियों 1 नंबर आ रहा है, ठीक है, जिनका यहाँ पे ऑप्शन जो है वो मंडन आ रहा है, उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग का जो प्रमुख शिल्पी था वो था मंडन। अब सुनिए, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको एक बार जो है वो बता देता हूं, ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो साथियों गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन है कहां पर, अपने राजसमंद के अंदर। फिर देखिए, दो पर्यटक स्थल जो महत्वपूर्ण है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक तो देखिए, एक तो जो है वो है मामा देव कुंड। कौन सा, कुंभा मामा, ऐसे याद रखना है कि कुंभा मामा यानी कि मामा देव कुंड। ठीक है, एक तो है मामादेव कुंड प्लस जो है वो जाली बाव की बावड़ी। ठीक है, कौन सी, जाली बाव बावड़ी। तो ये दो जो पर्यटक स्थल है वो अपने कई बार जो है वो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, एक तो मामादेव कुंड और एक जो है वो जाली बाव की बावड़ी, ये दोनों जो है वो किस दुर्ग के अंदर है, तो ये दोनों जो है वो अपने कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। ठीक है, उसके बाद में यहां से आपको ध्यान रखना है कि कुंभलगढ़ जो दुर्ग है इसके बारे में, ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल का एक कथन है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल ने साथियों, अबुल फजल ने जो है वो किस दुर्ग के बारे में ये कहा था कि ये जो दुर्ग है वो इतनी ऊंचाई के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, इतनी ऊंचाई पर है कि ऊपर से, ठीक है सॉरी, नीचे से ऊपर देखने पर जो है वो सिर की पगड़ी गिर जाती है। ठीक है, सिर की जो पगड़ी है वो गिर जाती है। तो ये आपको जो है वो ध्यान रखना है कि अबुल फजल ने, ठीक है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि इसको जो है वो नीचे से ऊपर देखने पर सिर की जो पगड़ी है वो गिर जाती है, तो ये कहा था कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। ठीक है, तीसरा पॉइंट, कुंभलगढ़ दुर्ग का जो परकोटा है साथियों, ठीक है, ये अपने 36 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग का जो परकोटा है इसकी जो लंबाई है वो है 36 किलोमीटर, ये आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट क्वेश्चन है कि कटारगढ़ जो दुर्ग है, ठीक है, कटारगढ़ दुर्ग जो है ये किस दुर्ग का हिस्सा है। ठीक है, कटारगढ़ दुर्ग जो है ये साथियों किसका हिस्सा है, कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। तो ये बातें जो हैं वो आपको कुंभलगढ़ को लेकर के ध्यान में रखनी है जो आज तक पूछी गई है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को अगर इस प्रकार से पढ़ोगे तो 0% चांस है कि आपका जो क्वेश्चन है वो साथियों गलत हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अपना इसका 1 नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस दुर्ग का नाम क्या है जिसने अबुल फजल ने बख्तर बंद कहा है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा दुर्ग ऐसा है जिसको अबुल फजल ने जो है वो बख्तर बंद कहा है। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए, कुंभलगढ़ को, शेरगढ़ को, रणथंभौर को या फिर चित्तौड़ दुर्ग को। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा कि उस दुर्ग का नाम क्या है जिसको अबुल फजल ने बख्तर बंद कहा है। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल जिनका यहाँ पे, जिन विद्यार्थियों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल यहाँ पे से होगा रणथंभौर दुर्ग को। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग को अबुल फजल ने जो है वो साथियों बख्तर बंद का है। ठीक है, बख्तर बंद आपका यहाँ पे जो है वो ऑप्शन संख्या जो है वो सी से होगा, रणथंभौर का दुर्ग। आपसे पूछें कि नौलखा दरवाजा, ठीक है, कौन सा, नौलखा दरवाजा जो है ये किस दुर्ग के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, एक तो ध्यान रखें इसमें नौलखा दरवाजा, ठीक है, कहां पर है, रणथंभौर दुर्ग के ऊपर है। सेकंड क्वेश्चन सुनिए, सेकंड क्वेश्चन यहां से बनेगा कि ये जो दुर्ग है वो साथियों वन दुर्ग भी है
और ये जो है वो अपना गिरि दुर्ग भी है। कौन सा? वन दुर्ग और गिरि दुर्ग, ठीक है, ये दोनों श्रेणियों के अंतर्गत आता है, ठीक है। एक तो अपना वन दुर्ग और एक जो है वो है गिरि दुर्ग, ठीक है। उसके बाद में एक जो कथन है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और वो कथन किसका है? वो है अपने जलालुद्दीन का। किसका? जलालुद्दीन का, ठीक है। देखिए जलालुद्दीन जो है वो आक्रमण करते हैं यहाँ पे रणथंबोर के ऊपर 1290 के अंदर, ठीक है। और 2 साल तक ये यहाँ पे रहे, ठीक है। 2 साल तक जो है वो ये रणथंबोर के आसपास रहे। और उसके बाद में 1992 के अंदर, ठीक है, फिर आक्रमण करते हैं। लेकिन इस दुर्ग को जो है वो जलालुद्दीन जो है वो जीत नहीं पाते हैं, ठीक है। इस दुर्ग को जो है वो साथियों जलालुद्दीन जो है वो जीत नहीं पाते हैं। उसके बाद में जलालुद्दीन ने कहा था रणथंबोर के बारे में कि ये जो दुर्ग हैं इसको मैं जो है वो एक मुसलमान के डाडी के बाल के बराबर, ठीक है, मुसलमान के डाडी के बाल के बराबर जो है वो मैं इसको महत्व नहीं देता। तो ये जो है वो आपको ध्यान रखना है कि जलालुद्दीन ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि मैं जो है वो इस दुर्ग को जो है वो मुसलमान की जो है वो डाडी के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता हूँ, ठीक है। तो ये कहा था किसके बारे में? ये कहा था अपने रणथंबोर दुर्ग के बारे में। रणथंबोर दुर्ग एक तो बख्तरबंद है, ठीक है, एक यहाँ पे नौलखा दरवाजा है और एक यहाँ पे जो है वो ये जलालुद्दीन का जो है वो कथन है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर राज्य में तोप के लिए दूसरा क्या शब्द प्रयोग होता था, ठीक है। जयपुर राज्य के अंदर तोप के लिए, ठीक है, और एक जो है वो किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। ऑप्शन है देखिए अग्नि मारक, अग्नि मंत्र, अग्नि जंतर या फिर अग्नि समन। तो कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा भाई? बताइए कि जयपुर राज्य में तोप के लिए जो है वो दूसरा कौन से शब्द का जो है वो प्रयोग होता था? बिल्कुल जिन भी विद्यार्थियों का यहाँ पे ऑप्शन संख्या जो है वो आ रहा है 3 नंबर, यानी कि जिनका यहाँ पे सी आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। उसको जो है यानी कि तोप के लिए जो सेकंड शब्द है वो था अग्नि जंतर। क्या था? अग्नि जंतर था भाई। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो सही हो जाएगा 3। एक आपने पढ़ा होगा जय बाण तोप के बारे में। किसके बारे में? कौन सी बाण है? बाण का नाम है जय बाण तोप, ठीक है। ये जो जय बाण तोप है ये किस दुर्ग के अंदर रखी गई है, ठीक है। ये जो तोप है अपनी जय बाण तोप, ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है, ठीक है। एशिया की जो सबसे बड़ी तोप है जय बाण तोप, ये है कहां पर? तो ये है साथियों जयगढ़ किले के अंदर। कौन सा किला? जयगढ़ किला। और जयगढ़ किला कहां पर है? जयगढ़ जो किला है ये है अपने जयपुर जिले के अंदर भाई। कहां पर है? जयपुर के अंदर है। और यहां पर जो है वो एशिया की सबसे बड़ी तोप जो है वो जय बाण तोप जो है वो रखी गई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या यहाँ पे सही होगा सी। और बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो प्रश्न है वो कहना कि मूसी महारानी की छतरी जो है वो कहां पर है, ठीक है। मूसी महारानी की जो छतरी है वो कहां पर है, ठीक है। ऑप्शन ए देखिए जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर या फिर अलवर। सबसे पहले बात करते हैं मूसी महारानी की छतरी, ठीक है। मूसी महारानी जो है ये अपने किसकी रानी थी? तो ये थी किसकी? बख्तावर सिंह की, ठीक है। बख्तावर सिंह की रानी, ठीक है, जिसका नाम था मूसी। और मूसी ने जो है वो विनय सिंह के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? विनय सिंह के जो है वो शासनकाल में इस छतरी का निर्माण कार्य करवाया। और ये जो छतरी है वो है 80 खंभों की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो छतरी है वो है साथियों 80 खंभों की, ठीक है। एक हमने पढ़ा है 84 खंभों की छतरी। कौन सी? एक हमने पढ़ा है 84 खंभों की छतरी। और ये कहां पर है? ये जो है वो है अपने बूंदी जिले के अंदर। कहां पर भाई? ये जो है वो अपने बूंदी के अंदर है। लेकिन जो 80 खंभों की जो छतरी है मूसी महारानी की, ये कहां पर है? ये है अलवर जिले के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो यहाँ पे सी जिन विद्यार्थियों का आ रहा है बिल्कुल यहाँ पे से होगा मूसी महारानी की छतरी, ठीक है। मूसी महारानी की जो छतरी है वो कहाँ पर है? अलवर जिले के अंदर है। और ये जो है वो 80 खंभों की है। लेकिन ध्यान रखना जो 84 खंभों की है ये कहाँ पर है? ये अपने बूंदी जिले के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला ऑप्शन देखिए भाई कि अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 5, ये कह रहा है कि
निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी जो है वो किसको माना जाता है? ठीक है, राम गोपाल पोद्दार की छतरी, हरदयाल की छतरी, कल्याण सिंह की छतरी या फिर गोपाल सिंह की छतरी? बताइए भाई कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा? निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? बिल्कुल, जिन विद्यार्थियों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है, ठीक है, राम गोपाल पोद्दार की छतरी, साथियों राम गोपाल पोद्दार की जो छतरी है इसको शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी जो है वो माना जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या यहाँ पे सही होगा 1 नंबर, राम गोपाल पोद्दार की छतरी। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला जो क्वेश्चन है वो अपने क्या रखिए, आमेर का जगत श्रोमणी मंदिर, ठीक है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, आमेर का जो जगत श्रोमणी मंदिर है, ठीक है, इसका जो निर्माण कार्य है, ठीक है, इसका जो निर्माण है वो साथियों मानसिंह की रानी, ठीक है, किसकी? मानसिंह की रानी, और इसका नाम था कनकावती। मानसिंह की जो रानी जिसका नाम कनकावती, और कनकावती के द्वारा निर्मित है। ठीक है, कनकावती ने जो है वो साथियों इसका करवाया था निर्माण, किसका? अपने अपने बेटे जगत सिंह की याद में। ठीक है, अपने बेटे जगत सिंह के लिए जो है वो इस आमेर का जगत श्रोमणी मंदिर का जो है वो निर्माण करवाया किसने? कनकावती ने। और कनकावती जो है कौन थी? तो ये मान सिंह की पत्नी थी, इनकी मान सिंह की रानी थी। ठीक है, तो ये जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है वो कृष्ण के काले पत्थर की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो यहाँ पे होगा बी, कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति के लिए जो है वो अपना आमेर का जगत श्रोमणी मंदिर जो है वो साथियों प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो सही होगा यहाँ पे बी, कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। ये जो जगत श्रोमणी मंदिर है, ठीक है, ये जो जगत श्रोमणी मंदिर है ये साथियों जो है वो किस दुर्ग के, सुनना, आमेर का जगत श्रोमणी जो मंदिर है ये किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में है? ठीक है, किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है? ठीक है, तो ये जो है वो साथियों आमेर दुर्ग के, किस दुर्ग के? ये जो है वो आमेर दुर्ग के, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आमेर। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कि आमेर का जो जगत श्रोमणी मंदिर है ये किस दुर्ग के जो है वो उत्तर पश्चिम में स्थित है? ठीक है, तो ये जो है वो अपने आमेर दुर्ग के उत्तर पश्चिम में जो है वो स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो सही होगा। यहाँ पे बी। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान के किस जिले के अंदर, साथियों राजस्थान के किस जिले के अंदर जो है वो प्रसिद्ध एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? ठीक है, एकलिंग जी का मंदिर जो है ये किस जिले के अंदर? ठीक है, आपसे पूछे कि जो लिंग जी है इसके मंदिर का निर्माण जो है वो किसने करवाया? तो ये जो है वो कराया था बप्पा रावल ने। किसने भाई? बप्पा रावल ने। ठीक है, तो ये है कहाँ पर? ये है अपने उदयपुर जिले के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो यहाँ पे सही होगा 1। ठीक है, एकलिंग जी मंदिर ये मेवाड़ के कुल देवता, ठीक है, एकलिंग जी महाराज, और इसका जो निर्माण है वो कहता है बप्पा रावल ने, और है कहाँ पर? तो ये उदयपुर जिले के अंदर है। बिल्कुल, जिन विद्यार्थियों का ऑप्शन संख्या 1 है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला प्रश्न और बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि हवा महल जयपुर के बारे में, ठीक है, हवा महल जिसका निर्माण जो है वो स्वयं प्रताप सिंह ने करवाया। ठीक है, तो बताइए कि इसके बारे में जो है वो कौन सा कथन, ठीक है, यहाँ पे कथनों क्या करना है? कथनों पर विचार करना है। ठीक है, उसके बाद में नीचे दिए गए कूट में से जो है प्रश्न का उत्तर देना। ठीक है, देखेंगे सबसे जो पहला अपने पास में कथन है वो ये कहना है कि हवा महल जो है वो एक 5 मंजिला संरचना है। बिल्कुल सही बात है, हवा महल जो है ये साथियों 5 मंजिल संरचना है। ठीक है, इसके अंदर 5 मंजिल हैं। कितनी? 5 मंजिल है। ठीक है, उसके बाद में कि हवा महल जो है वो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने, तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे बात हो रही है सवाई प्रताप सिंह की। किसकी? सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण कराया। और ये कब कराया? तो ये अपने 1799 के अंदर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो है वो हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने कब करवाया? तो ये अपने 1799 के अंदर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए 3 नंबर स्टेटमेंट कि हवा महल में जो है वो 983 झरके और जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियां हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें खिड़कियों की या फिर झरोकों की संख्या की,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 983, तो 983 नहीं है, कितनी है, 953 है भाई, ठीक है। हवा महल के अंदर जो है वो खिड़कियां हैं वो कितनी है, 953 है, न कि 983। तो आपका यहाँ पे जो है वो देखिए कथन 1 नंबर सही है और यहाँ पे 2 नंबर जो है वो सही है, यानी कि जिन विद्यार्थियों का यहाँ पे 1 और 2, ठीक है, कथन 1 और 2 आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल यहाँ पे जो है वो भाई सही हो जाएगा, ठीक है। और खिड़कियों की संख्या ध्यान रखना कितनी है, 953 है। और एक जो है वो आप वो 5 मंजिल जो है वो उनका जो क्रम है, ठीक है, वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे तीसरे पे विचित्र है, ठीक है, सबसे ऊपर जो है हवा महल है, उसके बाद में चौथे पे कौन सी, सर्द है, चौथे पे शायद सर्द है, ठीक है, इस प्रकार से। और पहला जो है वो तो ऐसे आपको जो है वो 5 मंजिले के जो क्रम है वो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो कहना कि चल फिर शाह की दरगाह, ठीक है, ये राजस्थान के अंदर कहाँ पर है, ठीक है। चल फिर शाह की दरगाह, ये राजस्थान के अंदर कहाँ पर है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ के अंदर है, अजमेर, नागौर या फिर जयपुर। कौन सा ऑप्शन है क्वेश्चन का जो है वो सही होगा कि चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान के अंदर कहाँ पर है। तो बिल्कुल जिन विद्यार्थियों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वो 1 नंबर आ रहा है उनका सही होगा चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ठीक है। च से देखिए, च से चल और च से चल कहाँ पे, चल चित्तौड़, ठीक है, चल चित्तौड़। तो ऐसे जो है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चल चित्तौड़, चल चित्तौड़, यानी कि च से हो जाएगा अपना चल और च से हो जाएगा चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो चल चित्तौड़, तो ऑप्शन संख्या जो है 1 नंबर यहाँ पे सही होगा चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो अपना कहना कि हाँ जी, राजस्थान में जरीना का मकबरा जो है वो कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर जरीना का जो मकबरा है ये साथियों कहाँ पर है, अजमेर के अंदर है। अजमेर के अंदर जो है वो है अपना 2.5 दिन का झोंपड़ा, ठीक है। आपसे पूछे कि 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है वो कहाँ पर है, 2.5 दिन का झोंपड़ा, तो ये कहाँ पर है, ये है अपने अजमेर के अंदर, ठीक है। 2.5 दिन का झोंपड़ा, पुष्कर झील, ठीक है, ये अना सागर झील, ये सारी कहाँ पर है, अपने अजमेर जिले के अंदर है, ठीक है। उसके बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के अंदर नहीं है, ठीक है। फिर नागौर या फिर जो है वो धौलपुर। तो जो अपना जरीना का जो मकबरा है ये कहाँ पर है, धौलपुर जिले के अंदर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या यहाँ पे सही होगा डी, धौलपुर जिला, ठीक है। तो डी को यहाँ पे लॉक कर देंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न देखिए, हाँ जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहना कि लोक देवता गोगा जी, ठीक है, इसके किस शासक के जो है वो समकालीन थे, अच्छा क्वेश्चन है। लोक देवता जो गोगा जी हैं ये साथियों किस शासक के जो है वो समकालीन थे, ठीक है। महमूद गजनवी के, मोहम्मद गोरी के, इल्तुतमिश के या फिर अलाउद्दीन खिलजी के। तो कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है वो सही होगा, सभी विद्यार्थी जवाब देंगे, बताइए कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे जिन विद्यार्थियों का ऑप्शन संख्या यहाँ पे जो है वो आ रहा है कौन सा, 1 नंबर, ठीक है, जहाँ पे ए आ रहा है उनका सही होगा महमूद गजनवी, ठीक है। लोक देवता जो गोगा जी हैं वो थे महमूद गजनवी के समकालीन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो सही होगा यहाँ पे 1 नंबर महमूद गजनवी। अब सुनिए, अगर हम बात करें गोगा जी की, ठीक है, तो एक तो गोगा जी जो है वो पंच पीरों में शामिल है, ठीक है। एक तो गोगा जी जो है वो अपने पंच पीरों में शामिल है, ठीक है। पंच पीर कौन कौन से हैं, तो गोगा क्या नाम आ रहा था उसका, कहावत है ना वो, गोगा, हड़बू, रामदेव, ऐसी कुछ है, अभी मुझे याद नहीं आ रही है। हाँ, तो एक तो ये जो है पंच पीरों में शामिल है, और एक ध्यान रखें कि इनको जो है वो जार पीर कहते हैं, ठीक है। इनको जो है वो कहते हैं जार पीर के नाम से जाना जाता है। हाँ, वो ये है कि पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेया, ठीक है। पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगड़िया, मेया और 5 पीर पदार्थ जो गोगा जी जया, ठीक है। तो इस प्रकार से है वो, तो इसमें अपने एक तो गोगा जी को जो है वो कहते हैं जहार पीर, और ये जो है वो पंच पीरों में शामिल है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है कि ये जो हम नाम सुनते हैं तेजा जी का, ठीक है, जो राजस्थान के अंदर फेमस लोक देवता है तेजा जी, लेकिन तेजा जी जो है ये अपने पंच पीरों में शामिल नहीं है, ठीक है। तेजा जी जो है वो एक लोक देवता है, सही बात है, लेकिन ये जो है वो पंच पीरों में शामिल नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। गोगा जी जो महमूद गजनवी के जो है वो समकालीन थे, और इनको जो है वो जार पीर कहते हैं, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ से कि इनका जो मंदिर है, गोगा जी का जो मंदिर है ये होता है खेजड़ी वृक्ष के नीचे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि गोगा जी का जो मंदिर होता है, ठीक है, जो थान होता है वो किस वृक्ष के नीचे होता है, ठीक है। तो वो होता है खेजड़ी वृक्ष के नीचे, ठीक है। और सुनिए, गोगा जी, गोगा जी की जहाँ पे गोगा जी का शीर्ष गिरता है उसको बोलते हैं शीर्ष बेड़ी, ठीक है। जहाँ पर गोगा जी का शीर्ष गिरता है, शीर्ष गिरता है उसको बोलते हैं शीर्ष बेड़ी।
और सिरसमेड़ी कहाँ पर है? सिरसमेड़ी जो है ये है अपने चूरू जिले के अंदर। और एक है गोगा मेड़ी या फिर दुर्मेड़ी, जहाँ पर गोगा जी का धड़ गिरता है। ठीक है, जहाँ पर गोगा जी महाराज का धड़ गिरता है उसको बोलते हैं गोगा मेड़ी। ठीक है, गोगा मेड़ी या फिर बोलते हैं दुर मेड़ी। क्या बोलते हैं? गोगा मेड़ी या फिर दुर मेड़ी। और ये कहाँ पर है? ये जो है वो है अपने हनुमानगढ़ के अंदर भाई। ठीक है, कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। तो गोगा मेड़ी या फिर दुर मेड़ी ये है हनुमानगढ़ के अंदर। शीर्ष मेड़ी जो है ये है चूरू के अंदर। और उसके बाद में ध्यान ही रखना कि एक आती है गोगा जी की ओल्डी। ठीक है, गोगा जी की जो ओल्डी है ये है सांचौर के अंदर, गोगा जी की ओल्डी। और ये कहाँ पर है? ये है सांचौर जिले के अंदर। ठीक है, गोगा जी की जो ओल्डी है ये है सांचौर जिले के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो लोक देवता गोगा जी हैं, ठीक है, इनका जो संबंध है वो है महमूद गजनवी से। ठीक है, और एक इनके गुरु का नाम साथ में ध्यान रखें, गोरखनाथ जी। ग से गोगा जी और ग से जो है वो गोरखनाथ जी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो है वो डेरू वाद्य यंत्र के साथ में इनकी जो है वो फड़ का वचन होता है। ठीक है, वो भी आपको, और संवली, और इनके घोड़े का नाम जो है ना, नीला नीला घोड़ा, वो भी आपको जो है ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न कह रहा कि भारतीय डाक विभाग ने, ठीक है, किस लोक देवता की फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी किया है? अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ के ऊपर जो है वो साथियों डाक टिकट जारी किया है। और ये जो डाक टिकट है वो जारी कब होता है? तो ये होता है 2 सितंबर को। कब? 2 सितंबर 1900 जो है वो 92 को। और कितने रुपए का? 5 रुपए का डाक टिकट जो है वो जारी किया जाता है। ठीक है, कब? ये अपने 2 सितंबर 1992 को। ठीक है, अब बताइए कि कौन से लोक देवता के ऊपर जो है किया गया? बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन संख्या जो है वो सही होगा। बिल्कुल कौन सा? नंबर बी। ठीक है, बी यानी कि देव नारायण जी। ठीक है, अगर बात करें देव नारायण जी की, ठीक है, तो इनका जो मंदिर है वो है कहाँ पर? आसिंद के अंदर है भाई। ठीक है, कहाँ पर है? आसिंद के अंदर है। और आसिंद कहाँ पर है? आसिंद जो है वो है भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, आसिंद भीलवाड़ा के अंदर देवनारायण जी का जो है वो साथियों मंदिर है भाई। ठीक है, क्या है? मंदिर है। और यहाँ पे जो है वो इनका 2 सितंबर 1992 को जो है वो 5 रुपए का डाक टिकट जो है वो जारी किया गया। और देवनारायण जी की फड़ की बात करें, ठीक है, तो राजस्थान की, ठीक है, राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है। ठीक है, राजस्थान की तो सबसे लंबी फड़ है वो किस किस लोक देवता की हैं? तो वह है अपने देव नारायण जी की। राजस्थान में जो लोक देवता के अंदर, ठीक है, सबसे जो लंबी फड़ है वो किसकी है? देव नारायण जी की है। और ये जो है और सबसे जो प्रसिद्ध फड़ पूछे तो लोकप्रिय, सॉरी, ठीक है, आपसे अगर लोकप्रिय पूछे तो वो किसकी है? वो है पाबू जी की। ठीक है, किसकी है? पाबू जी की है। और पाबू जी जो है वो इनको कहते हैं लक्ष्मण का अवतार पे। ठीक है, क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है, लक्ष्मण का अवतार। पाबू जी को जो है वो कहते हैं लक्ष्मण का अवतार है। तो ये जो है वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबू जी की है। सबसे लंबी किसकी है? देवनारायण जी की। और पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार कहते हैं। और देवनारायण जी का जो मुख्य मंदिर है ये है आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। और ये जो डेट है ये भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो कहना कि किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में, ये इंपॉर्टेंट चीज है, राजपूत पेंटिंग, ये जो पुस्तक है वो साथियों किसकी है? ये लिखी गई थी 1916 के अंदर। 1916 या फिर 16, नहीं सॉरी 1916 के अंदर है। मैं भी आपको 1619 बता देता। ठीक है, तो ये जो है वो लिखी गई थी 1619 के अंदर। कब? 1619 के अंदर। और बताइए ये पुस्तक किसकी है? और राजस्थानी चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन जो है वो किया गया है। यानी कि इस पुस्तक के अंदर साथियों, इस पुस्तक के अंदर राजस्थान की जो शैलियां हैं, ठीक है, राजस्थान की जो शैलियां हैं, ठीक है, चित्र शैलियां, उनका वैज्ञानिक जो वर्गीकरण है वो किया गया है। बताइए कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा? श्रीधर अंधारे, ठीक है, आनंद कुमार स्वामी, डॉक्टर फयाज अली, या फिर एरिक डिक्सन। तो कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा? बताइए। बिल्कुल जिन विद्यार्थियों का यहाँ पे जिन विद्यार्थियों का यहाँ पे ऑप्शन संख्या जो है वो आ रहा है बी, आनंद कुमार स्वामी। हाँ जी, तो ऑप्शन संख्या यहाँ पे सही होगा बी, आनंद कुमार स्वामी। ठीक है,
आनंद कुमार स्वामी जो है उन्होंने सबसे पहले राजस्थान की चित्र शैलियों का जो वर्गीकरण किया था वो क्या था, आनंद कुमार स्वामी ने। ठीक है, इनकी जो पुस्तक है उनका नाम है राजपूत पेंटिंग। ठीक है, ये है 1916 के अंदर जो है वो इसको लिखा गया, तो ये भी आपको जो है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने। और इन्होंने जो राजस्थान की चित्र शैली है, ठीक है, उसका नाम दिया था राजपूत चित्रकला। क्या दिया था, राजपूत चित्रकला। ठीक है, राजस्थान की चित्र शैली को जो है वो आनंद कुमार स्वामी ने साथियों राजपूत चित्रकला का, ठीक है, राजपूत चित्रकला का। और एक ध्यान रखना है, एक चीज इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ सुनिए। और इसको जो है वो साथियों एक अपने नाम आता है किसका, W.H. ब्राउन का। आपने सुना होगा W.H. ब्राउन का, किसका, W.H. ब्राउन का। और W.H. ब्राउन ने राजस्थान की चित्रकला शैली को क्या कहा है, राजस्थान की चित्रकला शैली को कहा है राजपूत कला। ठीक है, क्या कहा है, राजपूत कला। यहाँ पे चित्रकला है, यहाँ पे कला है। ठीक है, इतना ही फर्क है। तो W.H. ब्राउन ने राजस्थान की चित्रकला शैली को जो है वो साथियों राजपूत कला का है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि तो इसका जो राजस्थानी चित्रकला है ये नाम जो है वो किसने दिया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला प्रश्न, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सुनिए, जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रकृति किस शासक के काल को माना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रकृति जो है ये किस शासक के शासन काल को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए, सबसे पहले सवाई जयसिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, राम सिंह या फिर सवाई प्रताप सिंह। तो कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा, बिल्कुल जिन विद्यार्थियों का यहाँ पे ऑप्शन संख्या डी आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल को जो है वो जयपुर चित्रकला शैली की प्रगति का एक विशेष काल, एक विशेष समय जो है वो माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या डी। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे ये है अपने चित्रों को लेकर के। ठीक है, चित्रकार देखिए, त्रिलोक, हीरानंद, साहिबराम और रामजी दास। इसके अलावा गोपाल, लक्ष्मण और लक्ष्मण और हुक्मा। ठीक है, ये जो चित्रकार हैं, ठीक है, त्रिलोक हैं, हीरानंद हैं, साहिबराम हैं, ठीक है, रामजी दास हैं, गोपाल हैं, लक्ष्मण हैं, हुक्मा हैं। ठीक है, इन सभी का यानी कि इन सभी चित्रकारों का जो संबंध है वो है साथियों जयपुर चित्रकला शैली से। कहाँ से है, जयपुर से। तो आपका ऑप्शन संख्या जो है वो यहाँ पे सही होगा 1 नंबर जयपुर। ठीक है, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। हाँ देखिए, राजस्थान के लोक नृत्यों का सिर्फ एक एक सेकंड रुकें। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो साहिबराम है ना, साहिबराम, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, साहिब राम। ठीक है, साहिबराम ये किसके लिए प्रसिद्ध है, आदम कद के लिए। आदम कद, और इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। आदम कद को क्या बोलते हैं, आदम कद को बोलते हैं पोर्ट्रेट साथियों। ठीक है, तो आपसे देखिए, आपसे किसी ने पूछेगा कि राजस्थान की चित्रकला शैली का कौन सा चित्रकार जो है वो आदम कद या फिर पोर्ट्रेट चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कौन है, ये अपने साहिबराम। ठीक है, और साहिबराम का जो संबंध है वो कहाँ से है, तो ये जयपुर चित्रकला शैली से। और ये जो है वो आदम कद या फिर पोर्ट्रेट चित्रों के लिए जो है वो जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए अपना 15वां क्वेश्चन। अब अपने बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। और देखिए क्या कह रहा है कि राजस्थान के लोक नृत्यों का सरमोर जो है किसे कहते हैं। राजस्थान के लोक नृत्यों का सरमोर कह दो, राजस्थान के लोक नृत्यों की आत्मा कह दो, एक ही बात है। ठीक है, राजस्थान के लोक नृत्यों का सरमोर, राजस्थान के लोक नृत्यों की आत्मा। ठीक है, राजस्थान का राज्य के नृत्य है। तो ये सभी जो है वो किसके नाम है, ये सभी हैं घूमर के। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पे से होगा बी, घूमर नृत्य। नेक्स्ट देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो कहना कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं गैर नृत्य की। तो ये जो है वो इसको कौन करता है, इसको जो करने का काम है वो करते हैं पुरुष। और ये जो है वो होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, कब, होली के अवसर के ऊपर। ठीक है, और गैर जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, आपसे पूछे कि राजस्थान के अंदर गैर जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये है अपने बाड़मेर जिले के। और गैर जो है प्रसिद्ध कहाँ की है, किसके लिए है, तो ये आदिवासी इसको करते हैं। ठीक है, मूल रूप से पीलों का नाम आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि एक तो गैर पुरुष होली गैर प्रसिद्ध कहाँ की, बाड़मेर की, आदिवासी या भीलों की तरह की जाती है। ठीक है, उसके बाद में संघ नृत्य। संघ जो है ये प्रसिद्ध कहाँ का है, तो यह शेखावाटी का। ठीक है, संघ जो नृत्य है
ये प्रसिद्ध है मुख्य रूप से शेखा वाटिका, ठीक है। और कच्ची घोड़ी तो इसको पुरुष करते हैं, लेकिन चरी नृत्य जो है वो साथियों सर के ऊपर मटके रखकर किया जाने वाला एक नृत्य है। कौन सा? चरी नृत्य। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या यहाँ पे जो है वो सही होगा। कौन सा? ऑप्शन संख्या डी, चरी नृत्य जो है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब अपने नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। और चलिए इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर करेंगे सभी विद्यार्थी। और ये कह रहा है कि फल्गुबाई जो है वो किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, ठीक है। हाँ भाई, हम बात करें फल्गुबाई की, ठीक है। तो देखो फल्गु का जब भी नाम आता है, ठीक है, तो फल का चरे, ऐसे फल का इनकी रोटी और चरे यानी कि चरी, ठीक है। तो फल का चरे, फल का जो चरे कौन? फल्गुबाई, ठीक है। फल का चरे फल्गुबाई, तो इनका जो संबंध है वो है फल का चरे यानी कि चरी नृत्य से, ठीक है। कहाँ से है? सॉरी, किससे है? चरी नृत्य से। अब सुनिए, चरी नृत्य के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। एक तो चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना जिसका नाम है फल्गुबाई, इसके अलावा मोहिनी गौड़ का नाम भी आता है, ठीक है, मोहिनी गौड़ का। और एक नाम आता है किसका? अपने एक नाम और आता है इसमें, अभी याद नहीं आ रहा है। एक तो फल्गुबाई का आता है, एक आता है मोहिनी गौड़ का, और एक किसका नाम आता है? शायद संतोष, ऐसा कुछ नाम है शायद। और एक रुके थोड़ा बस के लिए। हाँ, तो अभी बढ़ते आगे, देखिए। हाँ सुनिए, सबसे पहले एक तो फल्गुबाई का नाम ध्यान रखना, और एक जो है वो आता है श्री मोहन गौड़, वो मोहन नहीं है, वो है श्री मोहन गौड़, ठीक है, श्री मोहन गौड़। और इसके अलावा एक नाम आता है सुनीता रावत का। मैंने कहा स पे कोई नाम था, ऐसा मैं भूल गया, तो ये नाम आता है किसका? सुनीता रावत का, ठीक है। तो 3 लोगों के नाम जो है वो चरी के रिगार्डिंग आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। एक तो श्री मोहन गौड़ का, और एक सुनीता रावत का, और एक जो है वो इंपॉर्टेंट है किसका? फल्गुबाई का। सुनिए, अब देखिए, ये जो अपना नृत्य है, ठीक है, कौन सा? चरी नृत्य, ये गुर्जर समुदाय का है मुख्य रूप से, गुर्जर समुदाय का है, ठीक है। और प्रसिद्ध कहाँ का है? तो प्रसिद्ध है किशनगढ़ अजमेर का। कहाँ का? ये प्रसिद्ध है किशनगढ़, और किशनगढ़ कहाँ पर है? किशनगढ़ अजमेर के अंदर है, ठीक है। तो ये जो बातें हैं वो आपको थोड़ी ध्यान में रखने, ठीक है। मुख्य रूप से ये गुर्जर समुदाय का है, ठीक है, और किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। और ये जो कलाकार है इनके, एक तो श्री मोहन गौड़ और सुनीता रावत और फल्गुबाई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको याद होंगे। और बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए भाई। हाँ जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो नृत्य है वो सहरिया जनजाति का नहीं है, या फिर सहरिया जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा बताइए? बिचवा नृत्य, जिला नृत्य, शिकारी नृत्य, या फिर दिवी चक्री। तो यहाँ पे डी चक्री नहीं है, यहाँ पे है दिवी चक्री, ठीक है। और ये जो दिवी चक्री है, ठीक है, ये किसका है साथियों? अगर बात करें इस दिवी चक्री की, तो ये किसका है? ये है अपने भीलों का भाई, ठीक है। किसका है? भीलों का है दिवी चक्री, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या यहाँ पे सही होगा डी, भीलों का। नेक्स्ट, हीला ख्याल। हीला का मतलब होता है कि एक लंबी आवाज के अंदर, ठीक है, एक लंबी टेर के अंदर जो है वो आवाज लगाना, एक लंबी टेर में आवाज देना, उसको बोलते हैं हीला ख्याल, ठीक है। तो ये हीला दंगल, हीला ख्याल कहाँ के प्रसिद्ध हैं? लोक संगीत राजस्थान के कौन से क्षेत्र के अंदर प्रसिद्ध हैं? तो ये हैं दौसा और सवाई माधोपुर। हेलो दौसा, ठीक है, हेलो दौसा, तो इनकी हेलो दौसा, तो ठीक है, बिल्कुल आपका डी ऑप्शन सही होगा, सवाई माधोपुर और दौसा। नेक्स्ट, देखो, निम्नलिखित में से कौन से मेले और उनकी मनाने की जो तिथि है वो यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। एक तो मेला, और वो कब मनाया जाता है, ठीक है, वो यहाँ पे कौन सी सही नहीं है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी की बात करें तो सर्वाधिक जो है वो यहाँ पे देसी पर्यटक आए थे इस बार खाटू श्याम जी के अंदर, और ये जो है वो कहाँ है? अपने सीकर के अंदर, ठीक है, खाटू श्याम जी सीकर। तो ये फाल्गुन में है, बिल्कुल सही बात है। पुष्कर मेला, पुष्कर कहाँ लगता है? पुष्कर झील के किनारे, और पुष्कर झील कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है, अजमेर के अंदर पुष्कर झील। और प्रसिद्ध किसके लिए? दीपदान की प्रक्रिया के लिए। किसके लिए? दीपदान की प्रक्रिया के लिए राजस्थान की कौन सी झील जो है प्रसिद्ध है? कौन सी है? पुष्कर झील है, ठीक है। और ये कार्तिक पूर्णिमा, अजमेर जिला। फिर देखिए, बाबा रामदेव जी का मेला श्रावण, अब गलती है यहाँ पे, ठीक है। बाबा रामदेव जी की बात करें तो इनका मेला अभी चल रहा है, ठीक है, भाद्रपद, ठीक है। आप सभी को आज रामदेव
महाराज का जन्मदिन था 11 साज, ठीक है, तो आपका यहाँ पे सी से होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो है कि बादशाह का प्रसिद्ध मेला, ठीक है, राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है, ठीक है। बादशाह, ये जो बादशाह है इस बादशाह का नाम था टोडरमल, ठीक है। इस बादशाह का जो नाम था वो था टोडरमल। अब होता क्या है कि टोडरमल को, ठीक है, टोडरमल को 2.5 दिन की बादशाह मिली थी ओनली। कितने दिन की? 2.5 दिन की। और इसलिए जो है वो ब्यावर के अंदर जो है वो बादशाह का मेला पड़ता है, ठीक है, इसी की याद में, ठीक है, इसी की याद में ब्यावर के अंदर जो है वो बादशाह का मेले का आयोजन होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पे ऑप्शन संख्या जो है वो साथियों सही होगा। कौन सा? 1 नंबर ब्यावर के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला ऑप्शन देखिए कि निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। चैत्र मास की तो वो शुक्ल पक्ष की 13 के दिन जो है वो मनाई जाती है। कौन सी हो जाएगी? ठीक है, महावीर जयंती, गांधी जयंती, हनुमान जयंती या फिर अम्बेडकर जयंती। देखो गांधी जयंती 2 अक्टूबर, ठीक है, और अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को, ठीक है। और यहाँ पे हनुमान जयंती, ठीक है, हनुमान जयंती जो है ये आती है चैत्र पूर्णिमा को। कब? चैत्र पूर्णिमा को। ये दो तो आपको पता है, ठीक है। और महावीर जयंती ये आती है चैत्र शुक्ल पक्ष की 13 को, चैत्र शुक्ल 13 को, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि महावीर जयंती जो है ये आती है चैत्र शुक्ल 13। कब? चैत्र शुक्ल 13। और हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा, ठीक है, हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा, महावीर जयंती चैत्र शुक्ल 13। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के किस जिले के अंदर साथियों पत्थर मार होली खेली जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के किस जिले के अंदर पत्थर मार जो है होली जो है वो खेली जाती है? बिनाय के अंदर है कोड़ा मार होली। आपसे पूछे कि बिनाय की कौन सी होली है, ठीक है, बिनाय की, तो बिनाय की है कोड़ा मार होली। कौन सी? कोड़ा मार होली। ये कई बार आता है क्वेश्चन कि कोड़ा मार जो होली है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कहाँ की है? बिनाय अजमेर की है, ठीक है। और उसके बाद में बात करें यहाँ पे पत्थर मार की, तो ये कहाँ की है? ये है अपने बाड़मेर जिले की। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या यहाँ पे सही होगा डी, यानी कि बाड़मेर जिला, ठीक है। कौन सा? राजस्थान के कौन से जिले के अंदर पत्थर मार होली प्रसिद्ध है? तो ये कहाँ की है? बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट की। और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर जो है वो मनाई जाती है? ठीक है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? ठीक है, तो बताइए कौन सा सही होगा? नाथद्वारा, उदयपुर, बूंदी या फिर जोधपुर? ठीक है, सुनिए, सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे बूंदी की, ठीक है, तो देखिए ये जो है क्वेश्चन कह रहा है कि चैत्र शुक्ल को गुलाबी, तो ये हो जाएगा नाथद्वारा, नाथद्वारा। और नाथद्वारा कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा गणगौर की, ठीक है। तो गणगौर का त्यौहार, गणगौर, इसको हम मनाते हैं चैत्र के अंदर, ठीक है। और ये राजस्थान के अंदर सर्वाधिक अवधि कितना? 18 दिन। और जो है वो सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार, गीतों वाला त्योहार, और तीज त्योहारा, बावड़ी और ले डूबी गणगौर, यानी कि ये अंतिम त्योहार है, ठीक है, अंतिम त्योहार। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना कि एक तो चैत्र जो गणगौर हैं ये आती हैं चैत्र के अंदर, क्योंकि ये जो है वो देखिए ये होली का जैसे फाल्गुन पूरा होता है, ठीक है, होली चली जाती है, उसके बाद में एकम से स्टार्ट होती है, ठीक है। चैत्र पक्ष की जो कृष्ण एकम है वहाँ से गणगौर जो है स्टार्ट होती है। तो 15 दिन तो वो हो गए, और ये चलती है चैत्र शुक्ल तृतीया तक, ठीक है। जो गणगौर हैं ये किसी ने पहले, जब मैंने ये क्वेश्चन करा था एक बार पहले, तो वहाँ पे कमेंट आता कि जो गणगौर हैं ये आती हैं 16 दिन, लेकिन जो मूल रूप से गणगौर का त्यौहार है ये चलता है 18 दिन तक, क्योंकि एक देखो, एक तो लेकर 15 दिन तक वो है, ठीक है, 15 तो वो है कृष्ण के, और 3 ये हैं, ठीक है। तो 15 और 3 18, ठीक है, इस प्रकार से ये 18 दिन तक चलता है। क्लियर?
तो आपका यहाँ पे गुलाबी गणगौर आपसे पूछे तो करना है नाथ द्वारा। और एक क्वेश्चन आया है कई बार और कई मतलब विद्यार्थियों ने यहाँ पे कमेंट किया है, क्योंकि वो क्लास जो है सबसे ज़्यादा गई है मेरी, ठीक है, सबसे ज़्यादा उस क्लास को लगभग देखा 70,000 के आसपास गई है। तो वहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि जो अपनी गणगौर जो है वो प्रसिद्ध कहाँ की है, ठीक है, गणगौर या फिर गमर जो है प्रसिद्ध, देखो प्रसिद्ध के बारे में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने वहाँ पे आपको बताया उदयपुर, ठीक है, मैंने वहाँ पे आपको उदयपुर बताया था, क्योंकि गणगौर की जो शुरुआत होती है धींगा गंवर की, ठीक है, धींगा गंवर या धींगा गणगौर वो प्रसिद्ध कहाँ की है ये तो नहीं पता, लेकिन उसकी जो शुरुआत होती है वो होती है उदयपुर से। और मैंने यही आपसे कहा था कि गणगौर जो है इनकी धींगा गंवर जो है उसकी जो शुरुआत होती है वो होती है उदयपुर से। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों ने पॉइंट किया कि धींगा गंवर जो है वो जोधपुर की प्रसिद्ध है। देखो जोधपुर की प्रसिद्ध है इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। हाँ, कर्नल जेम्स टोड ने, अगर मैं बात करूं कर्नल जेम्स टोड की, तो कर्नल जेम्स टोड ने धींगा जो उदयपुर की जो गणगौर है, ठीक है, उदयपुर की जो धींगा गंवर है उसकी प्रशंसा जरूर की है, प्रशंसा की है, लेकिन ये नहीं कहा कि उदयपुर की जो गणगौर है धींगा गंवर जो है वो प्रसिद्ध है। हाँ, शुरुआत जो है वो होती है उदयपुर से, लेकिन एक हाँ वो जो अपना है ना मेला धींगा गंवर में तुम्हारा मेला वो प्रसिद्ध है कहाँ का, वो तो है उदयपुर का, सॉरी वो है अपना जोधपुर का। धींगा गंवर में तुम्हारा मेला वो जोधपुर का प्रसिद्ध है, लेकिन धींगा गंवर जोधपुर की प्रसिद्ध है ये कहीं पे जिक्र नहीं है, ठीक है। हाँ, उदयपुर की जरूर है, ठीक है, क्योंकि कर्नल रनस्टोर ने उदयपुर की जो धींगा गंवर है उसकी प्रशंसा की है, और क्योंकि धींगा गंवर की जो शुरुआत होती है वो होती है उदयपुर जिले से। चलिए, तो वो था उस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, जो पहले मैंने बताया था। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न देखिए भाई कि बूंदी की कजरी तीज का त्यौहार जो है वो कब मनाया जाता है, ठीक है, बूंदी की कजरी तीज का जो त्यौहार है वो साथियों कब मनाया जाता है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। फाल्गुन पूर्णिमा को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, या फिर चैत्र शुक्ल तृतीया को, कौन सा बूंदी की कजरी तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है, ठीक है, कजरी तीज। और सुनिए, कजली तीज, ठीक है, इसी को बोलते हैं बुड्ढी तीज, इसी का नाम है बुड्ढी तीज, और इसी को बोलते हैं सातुड़ी तीज, सातुड़ी तीज। तो बुड्ढी तीज, सातुड़ी तीज या फिर कजली तीज ये एक ही बात है, ठीक है। तो ये जो त्यौहार है वो आता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, कब, भाद्रपद यानी कि बड़े वाली जो है वो कृष्ण है और छोटे वाली जो है वो शुक्ल है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि बड़े वाली जो है वो तो है कृष्ण यानी कि काली है, बड़े वाली जो है वो काली है, और छोटे वाली तो छोटी तीज, ठीक है, एक आती है छोटी तीज, छोटी तीज, ठीक है, और इसी को बोलते हैं हरियाली तीज, छोटी तीज या फिर इसी का नाम है हरियाली तीज, ठीक है, छोटी तीज या फिर हरियाली तीज। ये आती है श्रावण अमावस्या को, कब, इसको हम मनाते हैं श्रावण, नहीं श्रावण अमावस्या क्या, हरियाली तीज है तो श्रावण शुक्ल तृतीया, सॉरी श्रावण शुक्ल तृतीया को, ठीक है, श्रावणी तीज, तो ये श्रावण शुक्ल तृतीया को, ठीक है। और जो अपनी बुड्ढी तीज है, सातुड़ी तीज है या फिर कजरी तीज है ये आती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, ठीक है। तो थोड़ा ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट और है वो सुनिए कि तीज की जो सवारी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, ठीक है, तीज की सवारी ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ये है जयपुर की, ठीक है, तीज की जो सवारी है ये प्रसिद्ध कहाँ की है, तो ये है अपने जयपुर जिले की, ठीक है। और ये कजरी तीज का त्यौहार जो है ये प्रसिद्ध है बूंदी का, ठीक है, तो थोड़ा ये ध्यान रखें। और एक तीज की सवारी जो है वो प्रसिद्ध है जयपुर की। नेक्स्ट, बूढ़ी तीज, तो ये तो होगी भाद्रपद कृष्ण तृतीया, ठीक है, एक ही बात है, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए, 27वां क्वेश्चन देखिए कि पर्युषण पर्व जो है वो किस समुदाय से संबंधित हैं, अध्यक्ष है, ठीक है, पर्युषण पर्व जो है वो किस समुदाय से संबंधित हैं, बताइए भाई, सिंधी, सिख, जैन या फिर राम सनई। बिल्कुल, यहाँ पे आपका ऑप्शन संख्या जो है वो सही होगा 3 नंबर, जैन, ठीक है, जो पर्युषण पर्व है ये किसका है, ये है जैनियों का, तो यहाँ पे सी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के अंदर ऊब छठ का पर्व जो है वो कब मनाया जाता है, अध्यक्ष ने, राजस्थान के अंदर ऊब छठ का जो पर्व है ये कब आता है, तो ये आता है भाद्रपद, लेकिन भाद्रपद में भी जो है वो कृष्ण षष्ठी, ठीक है, ऊब छठ है मतलब षष्ठी तो आएगा, तो ये कृष्ण आएगा, ठीक है, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो कहना कि राजस्थान की किस रियासत को ब्लू पोल्ट्री, राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पोल्ट्री को संरक्षण प्रदान किया, ठीक है, ब्लू पोल्ट्री, ठीक है, जब भी ब्लू पोल्ट्री का नाम आता है तो हम लोग को ध्यान रखना है कृपाल सिंह शेखावत, ठीक है, तो ये है जयपुर,
तो आपका यहाँ पे जो है वो ऑप्शन संख्या सही हो जाएगा, कौन सा, डी, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लू पोएट्री, कृपाल सिंह शेखावत, ठीक है, इनको जो है वो 1974 के अंदर, कब, 1974 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है, किनको, कृपाल सिंह शेखावत को, ठीक है। तो इनका समझ जो है वो है ब्लू पोएट्री से, और ब्लू पोएट्री कहाँ के प्रसिद्ध है, जयपुर जिले के। और एक आता है ब्लैक पोएट्री, एक आता है ब्लू पोएट्री, एक आता है ब्लैक पोएट्री, ठीक है। कुछ नहीं है, सिर्फ वो है जो मिट्टी के घड़े होते हैं ना, उसको बोलते हैं, उसके ऊपर चित्रकारी करना, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्लू पोएट्री। कामचनी भी कहते हैं इस ब्लू पोएट्री को, जो है वो कामचनी कला भी कहते हैं, इसको बोलते हैं कामचनी, ठीक है। तो ये प्रसिद्ध है कोटा की, कौन सी, ब्लैक पोएट्री। ब्लैक पोएट्री कोटा की है, ब्लू पोएट्री इसको कामचनी भी कहते हैं, और ये प्रसिद्ध कहाँ की है, जयपुर जिले की। तो कृपाल सिंह शेखावत जिनका संबंध ब्लू पोएट्री से, और इनको जो है वो 1974 के अंदर जो है वो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, ये वापस आ गया क्वेश्चन अपना, तो इसका आपका सही होगा ब्लू पोएट्री, ठीक है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, किस प्रसिद्ध मार्ड गायिका को, ठीक है, कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा क्वेश्चन है, 1982 पद्मश्री पुरस्कार हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन संख्या आपका ए, अल्लाह जिलाई बाई, ठीक है, किसको, अल्लाह जिलाई बाई को। अब सुनिए, अल्लाह जिलाई बाई, इन्होंने सबसे पहले मांड गायन शैली में, ठीक है, मांड गायन शैली में जो है वो केसरिया बालम आवनी पधार हमारे देश, वो वाला जो गीत है, ठीक है, वो सबसे पहले जो है वो मांड गायन शैली में किसने गाया था, अपने अल्लाह जिलाई बाई ने, ठीक है, किसने, अल्लाह जिलाई बाई ने। तो केसरिया बालम आवनी पधार हमारे देश, तो वो आपका यहाँ पे हो जाएगा प्रसिद्ध मांड गायन अल्लाह जिलाई बाई, ठीक है। इनका जो संबंध है वो है बीकानेर से, ठीक है, इनका संबंध बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि देखो उसमें ध्यान रखना, मांड गाय में गौरी बाई का नाम भी आता है, ठीक है, बतुल बेगम का भी नाम आता है, और बानो बेगम का भी नाम आता है, और अपने अल्लाह जिले बाई का भी नाम आता है, ठीक है। तो ये नाम आपसे जो है वो आ सकते हैं कि भाई इनमें से जो है वो किस एक का समझ जो है वो मांड गायन शैली से नहीं है, ठीक है। तो बतूल बेगम, बानो बेगम, अल्लाह जिले बाई, गौरी बाई, तो ये आपको थोड़े ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न ये रखिए, सेड़े जो है वो किस अवसर के ऊपर गाए जाते हैं, ठीक है, सेड़े जो हैं ये किस अवसर के ऊपर गाए जाते हैं, शिशु की मृत्यु पर, जागरण पर, वरदू के आगमन पर, या फिर फसल की कटाई में, ठीक है। तो सेड़े जो हैं ये अपने शिशु की मृत्यु पर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सही होगा 1 नंबर, शिशु की मृत्यु, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चार बेंत जो एक प्रचलित लोक गायन शैली है, ठीक है, ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ठीक है। चार बेंत जो एक राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गायन शैली है, ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये अपने टोंक जिले की, ठीक है। आपका यहाँ पे 1 नंबर से होगा टोंक जिला, चार बेंत टोंक। नेक्स्ट, राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहाँ पर है, राजस्थान की भाषा साहित्य और संस्कृति जो अकादमी है ये साथियों कहाँ पर है, तो ये है अपने बीकानेर जिले के अंदर। कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर। आपका यहाँ पे जो है वो ऑप्शन संख्या 20 होगा। और इस अकादमी की एक पुस्तक है, मासिक पत्रिका, और उसका नाम है जागती ज्योत, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देना, जागती ज्योत किसकी है, ये है राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर की, ठीक है। उसका जो नाम है वो है जागती ज्योत, ये एक मासिक पत्रिका है, ठीक है। चलिए अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के अंदर किस शासक ने की थी, बताइए, ठीक है। तो ये की थी राम सिंह सेकंड ने। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन संख्या जो है वो सही होगा बी, राम सिंह सेकंड। अगला, कि 1908 में स्थापित राजपूताना म्यूजियम जो है वो कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, ये है अजमेर के अंदर। ऑप्शन संख्या आपका सही होगा यहाँ पे सी, ठीक है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट देखिए, राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका कौन सी है, तो जागती ज्योत तो है बीकानेर की, ठीक है। ये जो जागती ज्योत है ये कहाँ की है, ये तो साहित्य अकादमी बीकानेर की है जागती ज्योत। लेकिन यहाँ पे पूछा है उदयपुर का, तो उदयपुर के लिए हो जाएगी मधुमती भाई, ठीक है। कौन सी, मधुमती, यानी कि इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो सही होगा यहाँ पे बी, मधुमती। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, और इसका जो आंसर है वो आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे, और इससे आगे जो है हम शुरू करेंगे इंग्लिश को। ठीक है, तो इसका करो आंसर सभी कि जयपुर कथक केंद्र 1969, हिंदी गद्य अकादमी 1982, ललित कला अकादमी 1980 और राजस्थानी संस्कृत अकादमी 1957। ठीक है, कौन सा यहाँ पे जो है वो क्या करना है इसको, कौन सा युग्म सही है या फिर हाँ सही है, ऐसा आपको मिलान करना जो भी है। ठीक है, देखना कि कौन सा क्या है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आंसर करेंगे सभी। ठीक है, बताइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश का शुरू हो रहा है, और इंग्लिश का पहला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है इंग्लिश में वो ये कहना है कि पहला देखिए सबसे पहले कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, आपको यहाँ पे जो है एक्टिव का एक सेंटेंस दे रखा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस के अंदर इस सेंटेंस को चेंज करना है। ये सेंटेंस है अपने एक्टिव वॉइस का। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस को जो है वो पैसिव वॉइस के अंदर बदलना है। ठीक है, सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल कुछ भी ज़्यादा जो है एफर्ट नहीं लगाना है। देखिए, जब भी आपको सेंटेंस दे पैसिव वॉइस में, तो आपको जो है एक्टिव में कन्वर्ट करना होता है, और ध्यान ये रखना होता है कि वहाँ पे आने वाला जो टेंस है, ठीक है, उसको किस प्रकार से बदलना है। अगर आपको नॉलेज है कि कौन सा टेंस किस टेंस के अंदर चेंज होता है, ठीक है, तो आप एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, अपना कह रहा है कि ही हैड नॉट डन द वर्क। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि ये जो सेंटेंस है, ठीक है, इसके अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ रही है और वो कौन से टेंस का है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आ रहा है हेड। इसमें जो है वो सबसे पहले यहाँ पे हेड आ रहा है, हेड के साथ में नॉट भी आ रहा है क्योंकि वाक्य नकारात्मक है। ठीक है, अब हेड जो है ये किसकी हेल्पिंग वर्ब है। हेड जो है वो साथियों किस टेंस की एक हेल्पिंग वर्ब है, तो ये है प्रेजेंट क्या, पास्ट परफेक्ट की। किसकी है, पास्ट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, हेड है। तो पास्ट परफेक्ट चेंज किस में होता है, पास्ट जो परफेक्ट है वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर। यानी कि पास्ट जो परफेक्ट टेंस है साथियों ये चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। यानी कि जो भी देखो, जो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के अंदर दे रखी है, ठीक है, और जिस हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से आप ये पता करेंगे कि यहाँ पे जो है कौन सा टेंस है, फिर वो जो टेंस है वो जस्ट अपने अगले वाले टेंस के अंदर चेंज होता है। कैसे, सुनिए। अगर किसी सेंटेंस के अंदर जो टेंस है वो अगर पास्ट सिंपल है, ठीक है, तो वो चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूस के अंदर। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस के अंदर जो है वो पास्ट परफेक्ट है तो वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट जो है वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। तो यहाँ पे देखिए ये जो है पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हेड। लेकिन जब ये जाएगी किसमें, जब ये जाएगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर, तो ये चेंज हो जाएगी हेड बीन के अंदर। यानी कि हेड के साथ में जो है वो साथियों बीन लग जाएगा, हेड बीन। तो ये जो हेड बीन है ये हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट क्या है, पास्ट जो परफेक्ट है उसकी है हेड। तो मैंने कहा था जैसे जो टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, वो टेंस अपने अगले वाले टेंस के अंदर चेंज होगा। जैसे यहाँ पे अगर कोई सेंटेंस, ठीक है, जैसे यहाँ पे जो सेंटेंस है वो अगर प्रेजेंट सिंपल का है तो वो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट का है तो वो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर। अगर पास्ट सिंपल का है तो वो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर, और अगर वो पास्ट परफेक्ट का है इसकी तरह तो वो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हेड, यानी कि जो सेंटेंस है वो है पास्ट परफेक्ट का, और पास्ट जो परफेक्ट है वो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो हेड के साथ में बीन का प्रयोग करना है क्योंकि चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसको हम चेंज करेंगे पैसिव में, तो हेड का जो है वो हेड बीन बनेगा। बताइए हेड बीन कहाँ पर है सबसे पहले। ठीक है, हेड नॉट बीन कहाँ पर आ रहा है, क्योंकि साथ में नॉट भी आएगा। तो देखिए यहाँ पे हेड नॉट बीन आ रहा है, उसके बाद में इस ऑप्शन के अंदर हेज आ रहा है जो कि गलत है, यहाँ पे वॉज नॉट आ रहा है गलत है, ठीक है, यहाँ पे इज नॉट आ रहा है ये भी गलत है। तो आपका यहाँ पे जो है ऑप्शन संख्या एक सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सिंपल सा आपको टेंस थोड़ा भी पता है, ठीक है, तो आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टेंस नहीं पता है फिर दिक्कत है। ठीक है, चलिए अब ये देखिए वापस नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला अच्छा क्वेश्चन है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस।
ठीक है, फ्रॉम द एक्टिव वॉइस टू द पैसिव वॉइस, यानी कि अपने पास में जो सेंटेंस है दे रखा है वो दे रखा है एक्टिव के अंदर। किसके अंदर? एक्टिव में। हमको चेंज करना है पैसिव के अंदर। ठीक है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टेंस का पता होना चाहिए कि दिए गए, एक तो देखिए दिए गए सेंटेंस के अंदर टेंस कौन सा, जैसे ये सेंटेंस आ गया अपने पास में ये बड़ा, इसमें टेंस कौन सा है और वो जो टेंस है वो आगे जो है वो किस टेंस के अंदर चेंज होगा। बस दो चीज़ें, एक तो टेंस कौन सा है और एक जो टेंस है वो आगे किसके अंदर चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज। ठीक है, तो गुड और न्यूज ये जो हैं वो है किसके अंदर आते हैं? गुड न्यूज, ये प्रेजेंट सिंपल के अंदर। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है वो टेंस किस में होगा? ये होगा प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर अगले वाले, जस्ट अपने अगले वाले टेंस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। और अगर यहाँ पे पास्ट सिंपल होता, ठीक है, यहाँ पे पास्ट सिंपल होता तो ये पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होता, और यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल है तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर अगले वाले टेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ चेंज करना है। देखिए, और प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब आती है इज, आर और एम। ये जो है वो चेंज होगा तब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज, आर और एम लगेगी। ठीक है, बताइए किसी ऑप्शन के अंदर है क्या इज, आर, एम? ठीक है, एज, आर, एम जो है वो किस ऑप्शन के अंदर है? न्यूज एज, देखिए यहाँ पे एज है, यहाँ पे शुड डाला गलत है, यहाँ पे मस्ट भी गलत है, यहाँ पे वॉज गलत है, यानी कि आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन संख्या एक सही है। गुड न्यूज इस एस जो है वो एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड जो है वो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, और जब कभी भी हम जो है वो एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, ठीक है, चेंज इन द एक्टिव टू पैसिव, तो वहाँ पे जो है आपको वर्ब की हमेशा जो है वो थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। ठीक है, पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पैसिव, जो है वो पैसिव पैसिव में चेंज करना है, या देखिए करेक्ट ऑप्शन पैसिव, पैसिव में इसको जो है चेंज करना है। अपने पास में वाक्य है कि एवरीवन कॉल्स हिम ए पेस मेकर। ठीक है, एवरीवन कॉल्स हिम ए पेस मेकर। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो टेंस है वो है कॉल। देखिए कॉल्स यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कॉल, और कॉल के साथ में एस और ई एस का प्रयोग हो रहा है, मतलब टेंस कौन सा है? टेंस है प्रेजेंट सिंपल। कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, और प्रेजेंट सिंपल किस में जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर, यानी कि जस्ट अपने अगले वाले टेंस में जाएगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? एज, आर और एम। बताइए यहाँ पे एज, आर, एम जो है वो कहाँ पर है? ठीक है, यहाँ पे जो है वो एज, आर, एम कहाँ पर है? तो देखिए यहाँ पे ही एज आ रहा है तो ये गलत है, क्योंकि देखो ए पेस मेकर नहीं है, यहाँ पे जो ये हिम है, यहाँ पे जो ये हिम है वो है अपना ऑब्जेक्ट। हिम जो है ये अपना ऑब्जेक्ट है, और इसको जो है वो सबसे पहले हम जो है वो सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये जब सब्जेक्ट बनाएगा तो ये बन जाएगा ही। ठीक है, और ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है हिम, तो जब हम हिम को आगे लाएंगे तो ये बनेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का इसका जो रूप होता है वो होता है हिम, सॉरी ही। ठीक है, हिम को हम जो है वो सब्जेक्ट के रूप में ही लिखते हैं। तो बताइए यहाँ पे तो पेस मेकर आ गया तो गलत आ गया। ठीक है, ही यहाँ पर है, यहाँ पर भी ही है, लेकिन यहाँ पे एवरीवन है जो गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद में ही इज कॉल्ड टू बी एवरीवन पेस मेकर, या फिर ही इज कॉल्ड टू बी एवरीवन पेस मेकर, तो यहाँ पे वापस एवरीवन नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इतना ही आएगा कि ही इज कॉल्ड ए पेस मेकर। ठीक है, तो आपका यहाँ पे नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट अगला देखिए कि चेंज टू द वॉइस ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो देखिए हु टीचेज यू सच थिंग्स, तो इसमें जो है वो कौन सा क्या करना है? सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि ये अपन को जो है वो चेंज करनी किसके अंदर लिखा नहीं है कुछ, क्या चेंज किस में होगी? हु टीचेज यू सच थिंग्स। तो सबसे पहले यहाँ पे टीचर्स में देखिए कि एस और येस का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, किसका? एस और येस का। और जब भी कोई वाक्य, ठीक है, जब भी कोई वॉइस के अंदर वाक्य जो है वो हु से स्टार्ट होता है, किससे? हु से, तो ये जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा बाई होम। ठीक है, बाई होम। जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत होती है किससे? हु से। ठीक है, हु से, तो वो जब पैसिव में चेंज होगा तब उसकी शुरुआत है वो होगी बाई होम से। किससे? बाई होम से। तो देखिए यहाँ पे बाई हु लिखा हुआ गलत है, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे दो जगह पर जो है एक तो बाई होम आ रहा है 2 नंबर पे, और एक आ रहा है 3 नंबर पे। तो ये जो सेंटेंस है वो है किसका? किसका? प्रेजेंट सिंपल का है, क्योंकि टीच जो है वो इसके साथ में एस और एस का प्रयोग हुआ है, तो यानी कि टीच के साथ में एस और एस का प्रयोग मतलब प्रेजेंट सिंपल का है, और प्रेजेंट सिंपल जो है वो चेंज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर।
ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है एज, आर और एम। बताइए यहाँ पे एज, आर, एम दोनों में से किसके अंदर है? तो इसके अंदर है हुम, आर का प्रयोग हुआ है, यू आर माइट, यहाँ पे यू वर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन संख्या जो है वो सही होगा 3 नंबर। ठीक है, बाई होम इज यू, उसके बाद टॉट और सच थिंग्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, दे गेव हर ए क्लॉक। ठीक है, चेंज टू पैसिव वॉइस। अब इसको बनाइए पैसिव। चलिए इसको पैसिव चेंज कीजिए, बताइए क्या आएगा। सी वॉज गिवन ए क्लॉक, सी वॉज गिवन ए क्लॉक। तो इसमें आपका देखिए सी वॉज गिवन ए क्लॉक, चेंज टू पैसिव वॉइस। पैसिव में इसको चेंज करना है। ठीक है, दे गेव, अच्छा ये है ऊपर बढ़ा दो, दे गेव हर ए क्लॉक, और ये आपका 1 नंबर है। ठीक है, यानी कि ये 1 नंबर है, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4। हाँ अब सही है। दे गेव हर ए क्लॉक, तो सबसे पहले ये जो हर हैं, ठीक है, ये अपना ऑब्जेक्ट है, इसको हम जो है वो बनाएंगे सब्जेक्ट। ठीक है, तो हर का जो सब्जेक्ट बनता है वो बनता है सी। क्या बनता है? हर का सब्जेक्टिव रूप सी है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है हर। ठीक है, पॉजिटिव भी हर ही है। तो इसको जब हम आगे लाएंगे सी को, तो ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। तो बताइए सी कहाँ पर है? यहाँ पे 1 लॉग गलत हो गया, यहाँ पे 1 लॉग गलत हो गया। ठीक है, सी। सी के बाद में गेव, गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म है। गेव जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब कौन सा टेंस? पास्ट सिंपल टेंस। कौन सा? पास्ट सिंपल। पास्ट जो सिंपल है ये टेंस किसमें होगा? पास्ट कंटिन्यूस के अंदर। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज और वर। क्या होती है? वॉज और वर। और ही के साथ क्या आएगा? ही जो है वो एक सिंगुलर है, इसलिए सॉरी सी जो है वो एक सिंगुलर है, इसलिए जो है वो वॉज का प्रयोग होगा। बताइए सी वॉज कहाँ पे आ रहा है? सी वॉज जो है यहाँ पे सी है जा रहा है, यहाँ पे जो है वो सी वॉज आ रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन संख्या जो है वो 1 से होगा, सी वॉज गिवन ए क्लॉक। नेक्स्ट, हाँ जी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन समझना है धीरे से आराम से। अगला देखिए, हाँ अगला प्रश्न क्या रखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्टिव फ्रॉम ऑफ द सेंटेंस। कहने का मतलब है यहाँ पे जो सेंटेंस है इसमें आपको एक्टिव वॉइस के अंदर चेंज करना है। ठीक है, पैसिव में ऑलरेडी है, आपको एक्टिव बनानी है। तो देखिए क्या आएगा सही। सेंटेंस है कि द ब्रिज वॉज कंसिडर्ड, ठीक है, ए मेनेस, ठीक है, टू नेविगेशन बाई द बोट ओनर्स। ठीक है, तो ये तो अपने पास में सेंटेंस है, द ब्रिज वॉज कंसिडर्ड ए मेनेस टू नेविगेशन और बाई द बोट ओनर्स। तो करना क्या है कि एक्टिव में है पहले से, या नहीं सॉरी पैसिव में है, आपको एक्टिव में चेंज करना, क्योंकि बाई आ रहा है देखिए यहाँ पे। ठीक है, बाई आ रहा है मतलब किस में है? ये ऑलरेडी किस में है? पैसिव के अंदर तो है। ठीक है, इसको उल्टा करना है, पैसिव में ये है, इसको जो है एक्टिव यहाँ पे बनाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले जो है वो देखिए कि यहाँ जो है ये जो सेंटेंस है इसके अंदर टेंस कौन सा है, क्योंकि इसको हमें जो है बैग ले जाना है वापस। ठीक है, यहाँ पे जो सेंटेंस है वो आ रहा है वॉच। क्या आ रहा है? वॉच आ रहा है। देखिए वॉच के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। ठीक है, वॉच के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि कंसिडर्ड आ रहा है। ठीक है, वॉज कंसिडर्ड। तो देखिए वॉज जो हेल्पिंग वर्ब है वो किस टेंस की है? वॉच और वर। पास्ट कंटिन्यू टेंस की। किसकी है? पास्ट कंटिन्यू टेंस की। और जो पास्ट जो कंटिन्यू टेंस है वो चेंज किस में होता है? ठीक है, तो यानी कि देखो ये पास्ट की है, तो पास्ट कंटिन्यूस बना किससे है? ये जो वॉज है वो है पास्ट कंटिन्यू टेंस की। और पास्ट जो कंटिन्यू टेंस है ये बना कैसे है? तो ये बना पास्ट सिंपल से। किससे बनाए? पास्ट सिंपल से। ठीक है, और पास्ट सिंपल में यूज क्या होता है? पास्ट सिंपल में सिर्फ और सिर्फ जो है वो साथियों वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, किसका? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। अब बताइए ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही होनी चाहिए। वो ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे सही होगा। तो बताइए देखिए सबसे पहला देखिए यहाँ पे लिखा है आई, उसके बाद में क्या लिखा? आई ही बोट ऑनर्स। यहाँ पे देखिए हेड आ गया जो कि गलत है। फिर वापस यहाँ पे देखिए द बोट ऑनर्स कंसिडर्ड द ब्रिज टू ए मैनेज टू नेविगेशन। तो आपका ऑप्शन ये सही लग रहा है। ठीक है, सही है, क्योंकि कंसिडर सिर्फ वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म आ गई है। फिर
द बोट द बोट ऑनर्स कंसिडर, यहाँ पे सिर्फ कंसिडर है जो कि गलत है क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है, तो ये गलत हो गया। फिर द बोट ऑनर्स हैव आ गया जो कि गलत है, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन संख्या कौन सा, ऑप्शन संख्या यहाँ पे सही होगा 2 नंबर वाला, ठीक है, कंसिडर सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म सही थी अपने। आगे देखिए नेक्स्ट, अब साइंस के क्वेश्चन देखिए भाई, ठीक है। आगे की डीएनए और आरएनए के शर्करा के अणु में अंतर क्या है, ठीक है, तो 2 कार्बन के ऊपर 1 ऑक्सीजन का अभाव है, इनकी 2 नंबर कार्बन संख्या 2 के ऊपर 1 ऑक्सीजन अणु का अभाव है, तो ये इसके अंदर मुख्य अंतर है, तो ए नंबर से होगा। नेक्स्ट, आरएनए में यूरेसिल के स्थान पर, बेस के स्थान पर क्या होता है, ठीक है, तो यूरेसिल जो है उसकी जगह पर नाइट्रोजनी बेस जो है वो होता है कौन सा, यहाँ पे थाइमिन है, ठीक है, तो ये आरएनए के अंदर होता है, यूरेसिल की जगह पर क्या होता है, थाइमिन होता है डीएनए में। नेक्स्ट, डीएनए का मॉडल जो है किसने दिया, तो ये वॉटसन और क्रिक, ठीक है, ऑप्शन से क्या यहाँ पे सही होगा डी नंबर, वॉटसन और क्रिक। नेक्स्ट, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक अनुपस्थित होता है, डीएनए में कौन सा था बताइए, देखो ए और जी तो दोनों में होते हैं, ए और जी, तो एडिनिन और ग्वानिन ये तो दोनों में होते हैं, ठीक है, थाइमिन वो जो होता है वो होता है डीएनए में, और यूरेसिल जो है ये होता है आरएनए के अंदर, ठीक है, आर है ना, ए में होता है कौन सा, यूरेसिल। नेक्स्ट, डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि इसको बोलेंगे हिंदी में अनुलेखन, क्या बोलेंगे, अनुलेखन, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, और कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताएंगे, और मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।